वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिदमा और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ केवी स्कूल एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पार्ट 4। ओके, तो लास्ट वीडियो हमने यहाँ तक कवर अप किया था, ये फास्टर तक। अब हम यहाँ फर्टिलाइज़र से कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो फर्टिलाइज़र आर केमिकल्स। फर्टिलाइज़र जो है वो केमिकल्स होते हैं एक तरीके के, विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिशन, जो किसी एक न्यूट्रिशन में पर्टिकुलर न्यूट्रिशन में अच्छे वो पोषक तत्व होते हैं उसमें। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, फिर वो मैन्योर यानी कि खाद से अलग कैसे हुए। फर्टिलाइज़र आर प्रोडक्ट इन फैक्ट्रीज, जो फर्टिलाइज़र है वो बनता है कहाँ, फैक्ट्रीज़ में। सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइज़र आर, ये कुछ फर्टिलाइज़र के एग्जाम्पल दिए गए हैं। यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फोस्फोरस, पोटेश, ये फिर एक शॉर्ट फॉर्म है NPK, नाइट्रोजन फोस्फोरस पोटेशियम। इसको लिखते पोटेशियम है लेकिन इसको K मानते हैं, मतलब कि पोटेशियम बोलते हैं इसको, तो इसमें K का साउंड इफेक्ट आता है, इसलिए यहाँ पे K यूज़ किया गया है, पोटेशियम। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ हेल्प्ड फार्म to get better yield of crop such as wheat, paddy and maize। जो फर्टिलाइज़र है वो हेल्प करता है किसानों की अपने खेत को और फसल को बहुत अच्छा बनाने में, जैसे कि गेहूं की फसल में डालते हैं फर्टिलाइज़र को, पैडी यानी कि चावल, और मेज़ यानी कि वो बाजरा। बट एक्सेसिव use of fertilizer has made the soil less fertile. Fertilizer has also become a source of water pollution। मतलब जो फर्टिलाइज़र होता है, पर मैन्युअली ज़्यादा अधिकतर हम फर्टिलाइज़र को तब यूज़ करते हैं जब सॉइल जो होती है वो लेस न्यूट्रिशन, जब उसमें मैक्सिमम न्यूट्रिशंस नहीं बचते हैं। फर्टिलाइज़र एक बहुत अच्छा सोर्स है वाटर पॉल्यूशन को कम करने के लिए। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइज़र विथ ऑर्गेनिक मैन्योर लीव इन फील्ड। यूटिलिटी फॉलो इन बिटवीन टू क्रॉप्स, जो जैसे कि अभी हमने देखा कि जो फर्टिलाइज़र होता है वो काय में बनता है, फैक्ट्रीज में बनता है। बट जो मैन्योर होता है यानी कि खाद होती है वो फर्टिलाइज़र की तरह जो एक पर्टिकुलर केमिकल से नहीं बनती है, वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे लीव्स वगैरह इन सब से बनती है, नेचुरल प्रोडक्ट्स से बनती है, वो केमिकल्स वगैरह उसमें यूज़ नहीं होते हैं। ये अंतर है इन दोनों के बीच। अभी हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच क्या डिफरेंस है। ये पूरा टेबल है और यही क्वेश्चन भी है आपके एक्सरसाइज में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। सो द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिमेनिंग कैपेसिटी। इट रिपब्लिश द सॉइल विथ न्यूट्रिशंस। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर, जो मैन्योर का ज़रूरत यानी कि यूजेज होते हैं, उसको इस्तेमाल किया जाता है, वो सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए होता है। टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिमेनिंग कैपेसिटी, और जो उसमें वाटर बचा होता है सॉइल में उसको बढ़ाने के लिए सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट रिपब्लिश द सॉइल विथ न्यूट्रिशन, और ये जो हमारी सॉइल यानी मिट्टी होती है उसको रिपब्लिश कर देता है, दोबारा बना देता है, रिन्यू कर देता है न्यूट्रिशन। रिपब्लिश मीन्स रिनोवेट, दोबारा तैयार कर देता है सॉइल को न्यूट्रिशंस में। अनदर मेथड ऑफ रिपब्लिश द सॉइल विथ न्यूट्रिशन इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अनदर मेथड, एक और मेथड होती है सॉइल को रिपब्लिश यानी दोबारा तैयार करने की, उसको कहते हैं क्रॉप रोटेशन। अब ये क्रॉप रोटेशन क्या है आगे बताएंगे। This can be done by growth of different crop, growing different crop athleting। क्रॉप रोटेशन होता है कि जो हम अलग अलग क्रॉप्स की ग्रोथ करना, एक ही फील्ड में अलग अलग क्रॉप्स की ग्रोथ करना।
Earlier farmer in northern India used to grow legumes as folded in one season and wheat in the next season. मतलब नॉर्थ इंडिया के जो पहले के लोग होते थे, नॉर्थ इंडिया के लिखा है ना अर्लियर, पहले के लोग होते थे नॉर्थ इंडिया के, वो क्या करते थे मतलब सीज़न वाइज तो सब्जियां ही उगाते ही थे, पर मतलब अलग अलग सब्जियां उगाते थे, जैसे कि वीट कर दिया वीट के सीज़न में, पैडी के सीज़न में पैडी कर दिया, मतलब कि चावल कर दिए, है ना। ऐसे अलग एक ही सीज़न में बहुत सारे अनाज होते हैं ना, तो वो उन सबको पलट पलट के अलग अलग तरीके से उगाते थे. दिस हेल्प इन द रिपब्लिश ऑफ सॉइल विथ नाइट्रोजन. ये हेल्प करता है सॉइल में दोबारा नाइट्रोजन बनाने में. फार्मर आर बीइंग इनोरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस. मतलब इस प्रैक्टिस को करने से वो इरोगेज मतलब कि बिना फर्टिलाइज़र और मैन्योर के ही उनको अडॉप्ट करते थे, मतलब दोबारा अच्छे से अडॉप्ट करना, मतलब कि अच्छे से ले लेते थे. In the previous class you have learned about rhizobium bacteria. These are present in includes of roots of leguminous plant. They fix atmospheric nitrogen. मतलब पहली क्लास में आपने पढ़ा होगा, मतलब कि 7th क्लास में पढ़ा ही होगा कि रिहिजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो प्रेजेंट होता है लेगिमिनोमियस प्लांट में प्रेजेंट होता है. मतलब कि एक लेगिजोबियम नाम का एक प्लांट होता है जिसमें ये रिहिजोबियम नाम का बैक्टीरिया रहता है. ये मदद करता है हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को संभाले रखने में. ये हमने पिछली बार भी पढ़ा था. ओके, सो ये फिर टेबल दी हुई है हमको डिफरेंट बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर. सो ये हम लास्ट में कवर अप करेंगे, पहले हम चैप्टर कवर करते हैं. ओके, ज़्यादा नहीं है. सो स्टार्ट. एडवांटेज ऑफ मैन्योर. सो ये टेबल के बारे में लिखा है. टेबल 1.1 गिवन द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर. टेबल 1.1 ये देखिए टेबल 1.1. सो एडवांटेज ऑफ मैन्योर. The organic manure is considered better than fertilizer. जो मैन्योर होता है ऑर्गेनिक मैन्योर, यानी कि जो मतलब नेचुरल चीज़ों से बना होता है, वो फर्टिलाइज़र के मुकाबले ज़्यादा अच्छा होता है. दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है, इन इंसर ऑफ द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. ये वाटर में कैपेसिटी, मतलब सॉइल में वाटर की कैपेसिटी को बढ़ाता है और बांधे रखता है, होल्ड करके रखता है. इट मेक द सॉइल पोर्स ड्यू टू एक्सचेंज द गैसेस बिकम ईजी. और इस मैन्योर को डालने से जो सॉइल होती है वो गैसेस मतलब ईजिली चेंज कर सकती है. सॉइल लूज हो जाती है तो गैसेस ईजिली चेंज कर सकती है. जैसे अपन भी तो सांस लेते हैं, ऐसे ही मिट्टी भी सांस लेती है. इन इंश्योर द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोबी. और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, उनको माइक्रोबी भी कहते हैं. ये उसकी मात्रा बढ़ाती है मिट्टी में, और वो फ्रेंड होते हैं मिट्टी के, सॉइल के फ्रेंड्स होते हैं. इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल. ये सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव करती है. इरिगेशन. All living beings need water to live. All living organism जो होते हैं वो वाटर पे ही जीते हैं. ये इरिगेशन का पैराग्राफ बता रहे हैं अभी. ओके, ये भी लंबा चलेगा. वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जो वाटर होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स रूट. जो वाटर होता है वो प्लांट की रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है. अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल एंड फर्टिलाइज़र आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड. प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर. मतलब हमारी धरती का जो मतलब पानी है ना, तो प्लांट मतलब फर्टिलाइज़र्स के द्वारा मिनरल्स जब उनको मिलते हैं तो वो 90% वाटर पीता है. कौन? प्लांट पीता है. वाटर इज इंटेल बिकॉज germination ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस
अंडर ड्राई कंडीशन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो ड्राई कंडीशन में नहीं रह सकते, उनको हमेशा गीला ही देना पड़ता है। न्यूट्रिशन डिजॉल्व इन प्लांट आर ट्रांसपोर्ट टू ईच पार्ट ऑफ प्लांट। हाँ, सो इसका मतलब है कि जो न्यूट्रिशन होता है वो प्लांट को पूरी तरीके से अपने पार्ट्स के ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा मिलते हैं। जैसे कि रूट्स में जब अपन पानी देते हैं तो वो पानी सबसे पहले स्टेम में आता है, स्टेम से फिर वो सारी चीज़ों में जाता है। तो ये क्या हुआ, पार्ट्स ट्रांसपोर्टेशन हुआ फ्लावर पार्ट्स के द्वारा, प्लांट पार्ट्स के द्वारा पानी ट्रांसपोर्ट होता है। पानी नहीं मतलब सारे न्यूट्रिशन भी तभी ट्रांसपोर्ट होते हैं। So, okay. So water also protect the crop from both forest and hot air currents to maintain the moisture of the soil for healthy crop growth. Field have to be wasted regularly. Protection of crop both and hot and एयर करंट्स, मतलब जो क्रॉप होती है वो हॉट और कोल्ड दोनों तरह की एयर एब्जॉर्व करती है टू मेंटेन द मॉइस्चर। क्यों, ताकि हवाओं में मॉइस्चर बना रहे। हवा में वाटर वेपर होते हैं ना, उसी को मॉइस्चर कहा गया है। द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, और सॉइल में जब एयर में मॉइस्चर बना रहेगा तो सॉइल प्रॉपरली मतलब अच्छे से एब्जॉर्व कर पाएगा उसको, और ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। फील्ड हैव टू बी वेस्टेड रेगुलरली, और वो रेगुलरली ही मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। कौन, फील्ड यानी खेत की मिट्टी। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इनवर्स इज कॉल्ड इरीगेशन। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखिए। स्टार्ट। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इनवर्स इज कॉल्ड इरीगेशन। मतलब वाटर का प्रॉपरली मतलब मॉइस्चर को रेगुलरली एब्जॉर्व करना, पानी का रेगुलर लेना, उसे कहते हैं इरीगेशन। द टाइम्स ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ इरीगेशन वेरियर फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। मतलब फील्ड में प्रॉपरली क्रॉप के बाद क्रॉप, सॉइल के बाद सॉइल और सीज़न वाइज उगाते रहना चाहिए। इन समर द रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग द हायर, यानी कि मतलब समर में हमको पानी की मात्रा ज़्यादा देनी पड़ती है उन पौधों को। वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों है वैसे? कुड टू बी ड्यू टू द इंसर्ट रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लीफ। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि जब गर्मियाँ होती हैं, पानी हवाओं में मॉइस्चर कम होता है, तो पौधों को या प्लांट्स को पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ये है सोर्स ऑफ इरिगेशन। द सोर्स ऑफ वाटर एंड इरिगेशन आर वेल, है ना, ट्यूब वेल, यानी कि मतलब ये बताया कि सोर्स ऑफ इरिगेशन मतलब पानी देने के सोर्स क्या क्या हैं। तो वेल यानी कि कुएं, ट्यूबवेल्स, पाउंड, लेक, रिवर, डैम एंड कैनल्स, मतलब नदी, तालाब, पाउंड्स, है ना, मतलब छोटे छोटे, मतलब कि छोटी छोटी सी नदियाँ, तालाब टाइप, वो सब होता है। ओके, सो ये क्या है, ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स में बताया गया है। ये ट्रेडिशनल मेथड है, उसके बाद मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ये दो मेथड्स होते हैं, मतलब पहले के ज़माने में यानी कि ट्रेडिशनल मेथड, और आजकल के ज़माने में यानी कि मॉडर्न मेथड। तो पहले हम ट्रेडिशनल मेथड पढ़ते हैं। द वाटर अवेलेबल इन वेल, लेक एंड कैनल इज लिफ्टेड बाय डिफरेंट मेथड ऑफ डिफरेंट रिलीजन ऑफ टेकिंग इन टू द फील्ड। मतलब कि जब पानी जब अवेलेबल होता है वेल, लेक्स के द्वारा और कैनल्स के द्वारा, तो मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग रिलीजन के द्वारा उनको पानी दिया जाता है। कैटल ऑफ ह्यूमन लेबर इज़ यूज टू दीज मेथड, मतलब ह्यूमन लेबर जो होती है वो यूज़ की जाती थी इनको पानी देने में। जैसे आप एक डायग्राम में देख सकते हैं, कुएं से पानी निकाल के ये ह्यूमन लेबर है जो पानी दे रही है।
Okay, so this method are cheap but less काफ़ी पढ़ लिया है, अब वेट फॉर पार्ट 5. थैंक यू.